हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राश एजुकेशन, द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अर्जुना बैच में। जी हाँ, आप सभी को आज डेमो के रूप में अर्जुना बैच मिल रहा है, जो कि टाइम है इसका 9 बजे। लेकिन आप सभी को आज डेमो के रूप में एप्लीकेशन पर जो क्लास चलता है, और ये फुल्ली पेड बैच है, और इसमें आपको एप्लीकेशन पर बेहतरीन कंटेंट के साथ यूनिट वाइज सीरीज मिलता है। हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर। आप देख सकते हैं कि यह चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए, जो जिसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। या पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर देख रहे हैं। तो चलिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, और कल इसका एमसीक्यूज भी करेंगे, और वो भी नेट लेवल के बुक से इसको देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट एमसीक्यूज का बनता है वो इस बुक से बनता है। आप जानते हैं ये यूजीसी नेट लेवल का बुक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलता है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। फिर भी क्या पढ़ना है उसे सेलेक्ट करके हमने बेहतरीन एमसीक्यूज का सीरीज भी आप सभी के लिए तैयार किया है। तो चलिए, और इसका टाइम आप सभी को पता है कि 9 बजे आपको डेली मिलता है। चलिए, आप यूनिट 1 में जब जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर, जो यूनिट 1 का नाम है बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस का मूल परिचय, उसमें चैप्टर 3 में है रंगनाथन साहब द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एस.आर. रंगनाथन साहब ने, अब ईस्वी सर हमें याद नहीं होता है, तो ईस्वी याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एस.आर. रंगनाथन साहब ने 1924 ईस्वी में लाइब्रेरी साइंस के नियम की परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना मतलब घर बैठे बैठे वह सोचते हैं कि हमें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनाना है, और इस पर उन्होंने विचार करके उसे शुरू करते हैं लिखना, यानी उसे बनाना शुरू करते हैं। बोले तो परिकल्पना में हम लोग इसे देखते हैं कि उन्होंने इसे अपने अनुसार इसे तैयार करना प्रारंभ करते हैं 1924 ईस्वी में। इन नियमों को स्पष्ट रूप से 1928 ईस्वी यानी 4 साल बाद रूपांतरित किया जाता है, यानी इसे एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। उसके बाद पहली बार 1931 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आती है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और इस पुस्तक में उन्होंने इस अपने 5 नियम को प्रतिपादित कर देते हैं। इसका मतलब प्रकाशित कर देते हैं। तो अब आपको यहां पर 3 तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार हर एक एग्जामिनेशन में, और वो 3 तरह का क्वेश्चन क्या क्या बनता है तो याद रखिएगा। पहला यही पूछा जाएगा कि एस.आर. रंगनाथन साहब ने इसकी परिकल्पना कब किया, तो आपका आंसर होगा 1924 ईस्वी। इसको रूपांतरित किया गया, यानी इसे संपन्न किया गया लिखने का कार्यक्रम, यानी इसे डिजाइन करने का, ये 1928 ईस्वी में बना। और इसे प्रतिपादित नहीं, इसे क्या कहेंगे, पब्लिश किया बुक में पहली बार। आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1931 ईस्वी में उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक में इस नियम को प्रकाशित करते हैं, यानी पब्लिश करते हैं। इस तरह से 3 ईस्वी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यानी अगर इंग्लिश में वर्ड देखें, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी पढ़ाई करें इंग्लिश टर्म को आप याद रखें। इंग्लिश टर्म ना बदलता नहीं है जितना हिंदी बदल जाया करते हैं। परिकल्पना का अलग अलग हिंदी अर्थ होते होंगे, उसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है
कंसेप्चुअलाइज्ड जब किया गया, यानी कॉन्सेप्ट को लाया गया, वो होगा 1924 ईस्वी। ये बाइलिंगुअल है। इसे द स्टेटमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस फॉर्मुलेटेड की बात हो तो 1928 ईस्वी, और जब फर्स्ट पब्लिश्ड की बात हो तब आपको आंसर देना है 1931 ईस्वी, यानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब राकेश कुमार जी कह रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन के भ्रमण के दौरान उन्होंने इसे मन में विचार आया था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअलाइज मतलब इसके बारे में उन्होंने सोचना प्रारंभ किया और उसी पर चिंतन करते हुए उन्होंने परिकल्पनाएं की। यानी ध्यान में रखना है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कल्पना वर्ष पूछा जाता है, यानी 1924 ईस्वी तैयार किया गया, यानी प्रतिपादन। हिंदी में देखिए प्रतिपादन जब बोले तो आपको 1928 ईस्वी ध्यान में रखना है, और जब प्रकाशित की बात करें तब 1931 ईस्वी ध्यान में रखना है। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप चलिए, तो सबसे पहले ये जो 5 लॉज है इसे पब्लिश्ड किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। बिल्कुल 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ये बिल्कुल आपको जानकारी मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए 5 लॉ आप सभी जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ाया है कई बार, और फिर से हम आपको ये बता देना चाहते हैं अंत से, यानी 5वें नियम से आप याद कीजिए। 5वां नियम ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बोले हाँ सर ये तो याद रहता है, भूलते हम नहीं है। याद रखना है 4था नियम जो क्या है? तो समय से संबंधित है। यानी हमने कहा है आपको कि अगर आप सुबह 4 बजे भोरे उठते हैं तो आपका समय इतना ज्यादा मिलेगा अगर आप 7 बजे सोकर उठते हैं। तो 4 बजे भोर में उठने से आपका समय की बचत होती है, यानी चौथा नियम 4 बजे भोर से संबंधित, यानी चौथा नियम आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब ये 3 नियम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पहले तो आप पुस्तक मंगा के स्वयं यूज कीजिए, यानी पहले जो है पहला नियम जो है पुस्तक को यूज कीजिए, यानी उपयोग कीजिए। बुक्स आर फॉर यूज, यानी यूज करने वाला बात सबसे पहला है। आप हमारा बुक मंगवाइए और इसका उपयोग कीजिए, यानी यूज कीजिए। जब आप यूज करेंगे इस पुस्तक को तब ध्यान में रखना है कि यह हर पाठक का है, ये सिर्फ आपका नहीं है। आप यूज कर लिए, अब ये पुस्तक हर पाठक का है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है हर पाठक को अपनी पुस्तकें होती है, यानी हर व्यक्ति को ये पुस्तक मंगवाना चाहिए। ये दूसरी बातें हो गया। तीसरी बात क्या होगा? जब आप पुस्तक मंगवा लेंगे तो हर पुस्तक का, मेरा जितना भी पुस्तक है इस हर पुस्तक का एक एक पाठक हो जाएगा, यानी ओवरऑल आप कहानी से समझ चुके होंगे। हम इसको याद इस तरह से पुनः करवाते हैं। देखिए सबसे पहले आप पुस्तक का खुद के लिए उपयोग कीजिए, यानी यूज करने वाला जो है वर्ड वो पहले नियम में है। दूसरे नंबर में क्या है? तो ध्यान में रखना है इसको यूज करने के बाद आप उसे किसी को दे दीजिए, यानी हीज और हर की बातें याद रखना है। हीज और हर की बातें, यह हिंदी नहीं, आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, यानी हर पाठक यानी हर व्यक्ति के पास आप हीज और हर से ही याद रख लीजिए आपको। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा बोलिए? तो तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा क्या? तो एवरी बुक्स इट्स रीडर की बातें होंगी, इट्स रीडर की बातें होंगी। ये बातें ध्यान रखना है, हर पुस्तक का अपना पाठक होना चाहिए, तब ना पुस्तक छपवाना मेरा उद्देश्य पूरा न होगा। यानी इट्स क्या? तो रीडर होना चाहिए, यानी हर पुस्तक का पाठक होना चाहिए, हर पुस्तक का
क्या होना चाहिए? तो पाठक होना चाहिए। और चौथे नंबर पर समय बचाएगा, क्योंकि आप 4 बजे भोर में उठते हैं, यानी वो समय बचाएगा। और 5वां नंबर सभी जानते हैं कि क्या है ये? यह एक विकासशील जीव है, यानी यह एक बढ़ता हुआ जीव है। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की बातें होंगी, यानी 5वां नियम में आपको जीव से संबंधित बातें होंगी, यानी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की बातें होंगी। और ये 5 नियम जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उन्हें हमने एक बार पुनः याद करा लिया। पहले आप यूज करो, फिर हर और हिज को दे दो, उसके बाद उनके लिए इट्स रीडर का नाम याद रख लीजिए, उसके बाद सेव टाइम कर लो, और उसके बाद ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कर लो। याद हो गया होगा आपको बेहतरीन तरीके से 5 नियम क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से बारीकी से समझ में आ गया होगा। एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, और कल हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है? आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, आज समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की विशेषता पहले हम लोग देखेंगे, तब हम लोग फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पहले तो 5 नियम में ओवरऑल क्या है इसे देखिए। ये पुस्तकालय विज्ञान यानी पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय अभ्यास के क्षेत्र में किसी भी समस्या पर लागू हो जाता है। हम यूं कहें कि यह लाइब्रेरी साइंस का एक संविधान है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से संविधान ही तो है। भारत के पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय से संबंधित संविधान है, जो कि बदलते समय और मॉडर्न एज में भी अभी तक प्रासंगिक है, यानी रेलिवेंट है। इसे आपको समझना होगा। यानी पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय की सेवा और उसके अभ्यास के क्षेत्र में किसी भी समस्या को यह समाधान करने के लिए यह नियम है, यह बातें ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें तो ये नियम सभी कार्यों पर लागू होते हैं, जैसे कि पुस्तकों की व्याख्या व्यवस्था करना हो, है ना, उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करना हो, सूचना की खोज हो, या फिर डिजिटल सर्विसेज जो उस समय नहीं हुआ करता था, वो वर्तमान में फिर भी उस नियम में वो बातें कह दिया है, जो कि डिजिटल युग आने के बाद भी यह प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है। ये खासियत है हमारे इस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। इसके प्रतिपादन से पहले पुस्तकालय विज्ञान के विषय में कोई भी दर्शन नहीं हुआ करता था। दर्शन बोले तो लाइब्रेरी साइंस का कोई भी अपना फिलॉसफी नहीं था, जबकि आपको ध्यान रखना है कि यही लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा दर्शन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछा जाएगा लाइब्रेरी साइंस का दर्शन निम्नलिखित में से कौन सा है, और बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइब्रेरी साइंस यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही पुस्तकालय में याद रखना है, इसका दर्शन यानी फिलॉसफी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। पुस्तकालय कार्य केवल एक तकनीकी गतिविधि मानी जाती थी, लेकिन जब यह नियम का प्रतिपादन होता है, इसे एक विचारपूर्ण और सैद्धांतिक क्षेत्र बना दिया। यानी सबसे दूसरी बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि इसे एक सैद्धांतिक क्षेत्र में हम लोगों ने इसे स्ट्रक्चर्ड करते हुए देखा। यानी यह एक लॉ हुआ जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन को तैयार किया। यह बातें भी हमारा 5 लॉज में बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। इस नियमों ने याद रखना है पुस्तकालय विज्ञान के विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। और SR रंगनाथन साहब ने उस समय डिजिटल युग के आगमन से भी पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को प्रस्तावित किए थे, लेकिन यह आज डिजिटल युग में भी मान्य है और समान रूप से प्रासंगिक है। यह आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी बातें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में दूरदर्शिता आप सोचिए SR रंगनाथन साहब का, बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा।
आज डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो या ई रीडर्स की बात हो, ऑनलाइन डेटाबेस की बात हो, इन सभी में हमारा ये 5 लॉज काम करता है। यह इसकी महानतम उपलब्धि है। वर्तमान में पुस्तक शब्द का प्रयोग व्यापक संदर्भ में संसाधन के अर्थ में किया जाना चाहिए। यह बातें कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुस्तक को एक संसाधन के रूप में वर्तमान समय में देखा जा रहा है, यानी बुक्स को एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। यह बातें भी आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक का अर्थ सिर्फ प्रिंटेड बुक नहीं, इसमें ई बुक, वेबसाइट, ऑडियो विजुअल और ऑनलाइन कंटेंट को भी शामिल किया गया है। यानी अगर हम बुक्स की बात करें, पुस्तक की बात करें, तो पुस्तक में प्रिंटेड मटेरियल यानी प्रिंटेड पुस्तक की अब बातें नहीं होती है, बल्कि याद रखना है पुस्तक और पुस्तकालय अब प्रिंटेड के अलावा आपको ई बुक्स, वेबसाइट, ऑडियो विजुअल इत्यादि मतलब ऑनलाइन कंटेंट भी इसमें बुक के रूप में अब कंसीडर किए जाते हैं। यह भी बातें समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके पीछे का जो फिलॉसफी है इसको आप समझ चुके होंगे। अगर ऐसा हो गया तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम नहीं है ये एस.आर. रंगनाथन साहब का लाइब्रेरी साइंस में पहला नियम है। और पहला नियम उपयोग हिंदी में और यूज इंग्लिश में, ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। उपयोग जैसे ही हो यानी यूज हो, यानी बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, यह बातें आपको समझना है। अब हम लोग जब पुस्तक को यूज करेंगे तो किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ टर्म दिए गए हैं। पुस्तक को अगर आप यूज करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जाइएगा, पुस्तक आपको यूज करना है और वहां पर सेट की व्यवस्था ना हो, वहां पर कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन की सिस्टम ना हो और ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ हो। आप जाएंगे उसे यूज नहीं कर पाएंगे। पढ़ने का मन था हिस्ट्री, पढ़ना पड़ेगा आपको उर्दू। तो याद रखना है इसके लिए अब जो टर्म दिया गया कि यूज अगर करना है तो क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहला टर्म आपको ध्यान में रखना है और वो है खुली पहुंच। हम तो कहेंगे कि आप ओपन एक्सेस ही याद रखिए, क्योंकि ओपन एक्सेस देखिएगा आराम से आप समझ जाइएगा। ओपन एक्सेस मतलब जब भी पाठक को जरूरत पड़े यूज करने का, तो पाठक को सेफ तक पहुंचने में, उसे स्वयं जाने और किताबों को चुनने में अनुमति होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि बुक लेने के लिए आपको वेट करना पड़े कि हमें निकाल कर कोई स्टाफ देगा, नहीं। इसका मतलब हुआ कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहले नियम की तौहीन हो जाएगी। अगर आप पुस्तकालय जाते हैं और एक दिन अगर आपको स्टाफ के द्वारा हेल्प किया गया, दूसरे दिन वो पुस्तक वहीं पे दिखना चाहिए। अगर किसी दूसरे जगह पे है, इससे भी आपको हनन होगा फर्स्ट लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। समझ में आ रहा ना? ओपन एक्सेस का मतलब यही है कि पाठक आसानी से अपने आप किताब को चुन सके। इसकी अनुमति अगर रीडर्स को है तो वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत ये माना जाएगा। अगर पाठकों को किताबें देखने की आजादी होगी तो वो अधिक किताबों का उपयोग कर पाएंगे और इस तरह से ओपन एक्सेस की बातें यूज यानी उपयोग से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम नियम को सपोर्ट करता है? तो ओपन एक्सेस प्रथम नियम को सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे कि ओपन एक्सेस और भी नियम को सपोर्ट करता है, तो हम इससे वाकिफ रखते हैं, आपके बातें सही है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है पहले नियम को संदर्भित करता है। ये हमारी खुली पहुंच की फैसिलिटी यानी ओपन एक्सेस की बातें। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो है हमारा प्रथम नियम में ही नहीं बल्कि अलग अलग नियमों में भी आएगा। ये क्लियर ऑब्जेक्टिव से हो पाएगा, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो आपको निश्चित तौर पर कल इससे संबंधित हम
यूजीसी नेट लेवल का 50 एमसीक्यूज लाएंगे। बिल्कुल आपके सामने हम बुक दिखा रहे हैं ना, इस बुक से हम 50 क्वेश्चन बाइलिंगुअल तैयार करके लाएंगे और हमारे बुक में भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों पर होगा। चलिएगा, स्थान यानी लोकेशन की बात करें तो देखिए, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सके, है ना। लाइब्रेरी अगर आपके गांव से मान लीजिए कि 2 किलोमीटर दूर है, अब आप जितना देर में तैयार होके जाइएगा ना, उतना देर में आप 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लाइब्रेरी का पार जाइएगा, है ना। 10 रुपया भाड़ा लगा के आप पेपर पढ़ने जाइए सार्वजनिक पुस्तकालय, हाँ 3 रुपया में न्यूज़पेपर घर मंगवा लीजिएगा, है ना। तो याद रखना है कि लोकेशन मायने रखता है। अगर आप रीडर्स के यूज के लिए बनाते हैं, यानी प्रथम नियम लोकेशन को भी संदर्भित करता है। आप खुद से पूछिए कि क्या लोकेशन यूज के लिए यानी पुस्तकों के उपयोग हेतु लोकेशन मायने रखता है। आप सोचिए, अगर आप सोच के समझ के एनालिसिस करके आप प्रथम नियम से लोकेशन को रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस समझ में आ रहा है। अगर ऊपरे ऊपर जा रहा है, हे भगवान लोकेशन से क्या मतलब है, अरे बा लोकेशन को पहले नियम से कैसे, चलो ठीक है रट लेंगे हम, तब तो ठाकुर गियो। लेकिन आपको अगर लगता है कि लोकेशन हाँ मायने रखता है, हम 10 रुपया पेपर ऑटो भाड़ा लगा के हम 3 रुपया का पेपर पढ़ने नहीं जाएंगे, लाइब्रेरी हमारे नजदीक होना चाहिए, हम ट्राउजर पहन के फुट से जाएंगे, 10 मिनट में पेपर पढ़ के आ जाएंगे, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में आप लाइब्रेरी से आ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। यानी लोकेशन बहुत ही मायने रखता है। यस और नो जल्दी से बताइएगा। यानी अगर आप पुस्तकों का उपयोग के लिए बना है तो इसके लिए लोकेशन भी काफी मायने रखता है, यानी लोकेशन प्रथम नियम को सपोर्ट करता है। यस और नो योर ऑनर जल्दी से बताइएगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा, स्कूल कॉलेजों में यह मुख्य भवन के पास होनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, स्कूल और कॉलेजों में अगर लाइब्रेरी है, सोचिए देखिए लोकेशन को कितना अच्छा समझा रहा है। अगर आपको सोचिए कि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत लंबा चौड़ा है और अगर मुख्य भवन के बगल अगल में एकदम नहीं हो तो सोचिए लड़की बोलेगी हमरा सहेली नहीं आई है, हम न जाएंगे उधर पिछवाड़ी तरफ, है कुतवा काट लेगा तब। तो याद रखना है आपका लोकेशन बहुत ही मायने रखता है। अब अगर कोई उपयोग करता है डरपोक टाइप की, है ना, तो वो क्या करेगी, नहीं हमरा सहेली आएगी ना तब हम उसका हाथ पकड़ के जाएंगे, अदरवाइज आज ना पढ़ेंगे हम। तो याद रखना आपको स्कूल और कॉलेज के मुख्य भवन के पास होनी चाहिए, यानी यूज पुस्तक का तभी संभव है जब लोकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरी बातें, पब्लिक लाइब्रेरी शहर के बीचों बीच होनी चाहिए। अगर पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो ध्यान में रखना है वह शहर के बीचों बीच होना चाहिए, यानी मुख्य शहर पे आप उतरे और आपको फिर रिक्शा न करना पड़ जाए। तो ध्यान रखना है लाइब्रेरी के बीचों बीच होनी चाहिए। यह बातें भी आपको कही गई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोकेशन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर लोकेशन को समझ गए तो अगला ध्यान रखना है लाइब्रेरी का समय, यानी लाइब्रेरी आवर्स। ये क्या होता है तो याद रखना है लाइब्रेरी का समय पाठकों के सुविधा अनुसार होनी चाहिए, है ना। लाइब्रेरी का खुलने का समय आप 1 बजे दोपहर में रख दीजिए। पेट में चूहा कूद रहा था और लाइब्रेरी 1 बजे ओपन होता है और 3 बजे बंद, बोलता है अब हम चले स्टाफ। बात करते हैं, खा पी के थोड़ा सा पटवाते हम और बोलता है लाइब्रेरी खोल रहे हैं 1 बजे। तो ध्यान रखना है आपको कि लाइब्रेरी का समय पाठकों के सुविधा के अनुसार होना चाहिए। लाइब्रेरी आवर्स, अगर ऐसा होता है तो पाठक वहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। जितनी देर तक खुली रहेगी किताबों का उपयोग उतना ही बढ़ेगा, यानी आपको लाइब्रेरी का समय फर्स्ट नियम को सपोर्ट करता है।
यस और नो जल्दी से बताइएगा। सपना कुमारी है, वो जमाना गया, आप अपने दिल पर ले रहे हैं। दिल पर नहीं बल्कि दिमाग पर लेना है, ठीक है ना। चलिएगा, भवन और देखिए समझ में आ गया कि यह जितनी देर तक खुली रहेगी किताबों का उपयोग भी बढ़ेगा, यानी समय ध्यान रखना है आपके फर्स्ट नियम को सपोर्ट करता है। देखिए अभी हम फर्स्ट नियम पढ़ा रहे हैं, तो हम जो भी बातें बोलेंगे आपको सोच के देखना है, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि हम पैसा पेड कोर्स में जाएंगे तो जबरदस्ती आपको बोलेंगे पढ़ो, पैसा तो तैयार दिया। ध्यान रखना है, आपको लगता है ना कि जितना देर खुला रहेगा किताबों का उपयोग उतना देर होगा, और उपयोग उतना देर होगा मतलब फर्स्ट नियम को ये सपोर्ट करता है ना। लाइब्रेरी का समय पाठक, अब यहां देखिए जैसे ही समय आता है ना मेरा दिमाग तुरंत चल जाता है उछल के चौथे नियम पर। अब आप बोल दीजिए, आपको यहां समझ में आ रहा है ना कि ये चौथे नियम का है ना सर, क्या पढ़ा रहे हैं, अरे बाप हम पागल हो जाएंगे सर आपके चक्कर में। ये तो समय चौथा नियम में है, लेकिन हम बता रहे हैं कि समय जो है वह चौथे नियम को सपोर्ट करता है, लेकिन पहले भी नियम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए तो लाइब्रेरी का समय अगर सुटेबल है तो इसका यूज बढ़ेगा, है कि नहीं। अगर 3 बजे भोरिया में लाइब्रेरी का ओपन करने का टाइम देंगे तो कुत्ता के अलावा और कोई नहीं जाएगा। बोले हाँ हम 3 बजे भोर में जाके पढ़ते हैं यानी हम कुत्ता हैं, नहीं नहीं आप तो आदमी, ठीक है ना। चलिए तो ये बातें आपको समझ में आ गया। देखिए फर्नीचर और भवन भी मायने रखता है, नहीं रखता है। फर्नीचर और भवन भी उपयोग को सपोर्ट करता है। कैसे देख लीजिए, लाइब्रेरी की बिल्डिंग आरामदायक और आकर्षक लगेगा तो आपका मन करेगा चलो ना वहीं बैठ के लॉलीपॉप चाटेंगे, क्या करिएगा यहाँ पे, चलो वहीं बैठते हैं, है ना। तो ये फर्नीचर और ये सब आकर्षक होना चाहिए। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश पर्याप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लाइब्रेरी का यूज अच्छा होगा, ठीक है ना। फर्नीचर ऐसा हो जो लंबे समय तक पढ़ने में आपको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं हो कि कुर्सी पर बैठे और इधर चुट्टी काट रहा था, किच 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 किच, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए ताकि आपको पढ़ने का मन करे, और ये सभी बातें भी यूज को सपोर्ट करता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा है 24 आवर खुला, उतना ही 3 गुना लाइब्रेरियन का जॉब होगा। बिल्कुल सही बात है, 24 आवर होगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद चलिए, किताबों की चयन की बात भी पहले नियम से होगा। बताइएगा होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बोलिए कैसे। किताबों का चयन उपयोगकर्ता की जरूरतों और रुचियों के अनुसार होगा तो बात बन जाएगा। आप गए थे बीपीएससी का क्रॉनिकल पढ़ने के लिए, आपको थमा दिए इस पीडी प्रतियोगिता दर्पण, मूड मेरा हो गया गरम और बोले अब लाइब्रेरी ना जाएंगे। तो याद रखना है किताबों का चयन उपयोगकर्ता के जरूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके रुचि के अनुसार अगर होगा तब ही उसके यूज को सपोर्ट करेगा, यानी प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होगा। किताबें उपयोगी, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होना चाहिए। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। किताबें क्या हो, अब आप खाली मनोरंजक नहीं समझिए, हाँ आपको ध्यान रखना है कि वो उपयोगी भी होना चाहिए। न बोलेंगे नहीं मनोरंजक होना चाहिए तो लॉलीपॉप थोड़े उसमें सटल रहेगा, है ना। तो याद रखना है किताबें उपयोगी ज्ञानवर्धक के साथ साथ मनोरंजक होना चाहिए, एकदम मस्त होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, कह रहा है कि सर आज क्लास नहीं है। क्लास आधा घंटे से चल रहा है, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर, लाइव सेक्शन में देखें। चलिएगा
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना, आपके ही सपोर्ट से हम इस तरह का कंटेंट बना पाते हैं और आपको समझा पाते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि किताबों का चयन अगर अच्छा होगा तो उसका यूज करता भी बढ़ेंगे, यानी उसका उपयोग अच्छा होगा। चलिएगा, लाइब्रेरी की तकनीकी यानी लाइब्रेरी के लिए जो टेक्निक यूज किए गए हैं, जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग की व्यवस्थाएं, क्लासिफिकेशन की व्यवस्थाएं, ये सभी सही और आधुनिक पद्धति से अगर होगा तो इसके यूज को बढ़ावा मिलेगा। बोलिए योर ऑनर, लाइब्रेरी की तकनीकी मायने रखता है या नहीं, उसके उपयोग को जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन यानी जितने भी तकनीकी लाइब्रेरी में हमने पढ़ा रखा है वो सभी फर्स्ट नियम को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, ताकि पाठक आसानी से कोई भी वांछित पुस्तकों को खोज सकता है। इसी के लिए तो बहुत सारे नंबर्स, कटर नंबर इत्यादि इत्यादि जारी किया गया। ये सभी टेक्निक में जानेंगे। प्रचार, बिल्कुल, पब्लिसिटी बहुत ही जरूरी है। बोलिए कैसे? हम जा रहे थे, हम सोच लिए अपनी क्या कहते हैं, एक माइंडसेट बना लिए, यहां थोड़े ना, हाँ यहाँ पे हमको रास सर का बुक नहीं मिलता है, बोलेंगे हाँ यहाँ नहीं मिलता है, माइंडसेट, लेकिन हमने उपलब्ध करा दिया तो वहां पर पब्लिसिटी करेंगे, राज सर का एक पोस्टर लगाएंगे अच्छे से, और तब ना मजा आएगा, तब ना बुक का उपयोग होगा। तो उपयोग के लिए पब्लिसिटी भी बहुत जरूरी है, नहीं? लिखेंगे न्यू अराइवल, सभी पढ़िए, है ना। हाँ, लूसेंट का नया एडिशन आया, उसका मस्त एकदम पोस्टर लगाए, पब्लिसिटी किया लाइब्रेरी वाला, और उसका क्या हो गया, उपयोग होने लगा। यानी लाइब्रेरी के लिए नई किताबों और सेवाओं का प्रचार यानी पब्लिसिटी भी अनिवार्य है, और यह भी यूज को सपोर्ट करता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है, पब्लिसिटी के लिए CAS और SDI जैसी सुविधाएं, आपको CAS क्या है इस पर अच्छे से पढ़ा चुके हैं, फिर पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करना है, और आप सभी जानते होंगे, SDI भी जानते होंगे। चलिए, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ध्यान रखना है, सर्विस, और CAS का जल्दी से आपको फुल फॉर्म कमेंट में लिखना है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। आपको CAS का फुल फॉर्म जल्दी से लिखना है। इन पर हम कई बार बातें कर लिए हैं, ये इसीलिए इसको अभी छोड़ा जाए, और आप समझ गए ये किससे संबंधित है, बस इतना सा जानिए, यह पब्लिसिटी से संबंधित है, ये भूल ना जाइयो। ये CAS और SDI जो है वह किससे संदर्भित है, तो याद रखना है ये फर्स्ट नियम से है, और फर्स्ट नियम में पब्लिसिटी की बातें करता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बातें क्या, तो स्टाफ का व्यवहार। स्टाफ का व्यवहार तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम न जाएंगे 3 बजे वाला शिफ्ट में, काहे, बड़ा खरूस आदमी रहता है, हम जाएंगे 7 बजे वाला में, बोले काहे, स्टाफ कितना मानता है, कभी कभी टॉफी और डेयरी मिल्क भी दे देती है, तो 7 बजे वाला में सब एकदम जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी याद रखना है, स्टाफ का व्यवहार भी मायने रखता है किसी पुस्तक के यूज होने में, और यूज बोले तो प्रथम लॉ, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टाफ का व्यवहार भी प्रथम नियम को सपोर्ट करता है। लाइब्रेरी के स्टाफ विनम्र हो, सहयोगी हो, और वो मार्गदर्शन देने वाला हो, तो हमारा उपयोग होगा पुस्तक का। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उनका रवैया ऐसा हो कि पाठक को सहज महसूस हो, ऐसा नहीं कि खुन्नस नियर देख रहा है, ये क्या देख रहा है, अब हमें डरे क्या कर रहे हैं, तो वो बुक नहीं निकाल रहे हैं, जिसमें समझ में आ रहा ना, कल रोज रखते थे, है ना, तो वो बुक डरे नहीं निकाल रहे हैं। तो याद रखना है, आपको सहज महसूस होने वाला स्टाफ का व्यवहार होना चाहिए। कई हजार बार क्वेश्चन पूछा गया है, संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विसेज, यानी पाठकों की जिज्ञासा और प्रश्नों का समाधान करने में मदद करने वाला रेफरेंस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। यानी पाठकों के अंदर में जो जिज्ञासा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, बिल्कुल आपका सही जवाब है CS का। चलिए, तो पाठकों की जिज्ञासा और उनके प्रश्नों को समाधान करने वाला
क्या कहलाता है, तो संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। और ये सेवा जो है रेफरेंस सर्विसेज रीडर को सही जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। रेफरेंस सर्विस को भी हम अच्छे से आपको समझा चुके हैं, यानी आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि ये देखिए प्रथम नियम, यानी यह नियम उपयोग के लिए है, क्या हो गया, देखिए अलग स्टाइल से जो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पिछले एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किया गया है, उसे हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में भी देखेंगे। देखिए एक किताब लेखन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि इसके निहित विचार को संप्रेषित किया जाना चाहिए, यानी प्राइमरी पर्पस है किसी भी बुक का कि वो क्या हो, तो कम्युनिकेट द आइडिया कंटेंट को विद इन इट, यानी इसको अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, इसको हम लोग संप्रेषित करेंगे, विचार को फैलाएंगे। पहला नियम वास्तव में यह मांग करता है कि पुस्तकालय में रखी गई सभी पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। देखिए पहला नियम है ना, ये सभी लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें उपयोग के लिए ही बनाया गया है। और ये बातें भी आपको प्रथम नियम से संदर्भित लग रहा है। पहला नियम पुस्तक उपयोग के लिए है, भंडारण के बजाय पुस्तकों के सक्रिय उपयोग पर जोर देता है। यहां से कई हजार बार प्रश्न पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बिल्कुल, आज थ्योरी का क्लास है और ये अर्जुना बैच पेड कोर्स का आपको कंटेंट डेमो के रूप में मिल रहा है यूट्यूब पर। ये 9 बजे का लाइव सेशन है जो एप्लीकेशन का क्लास है। ये बिल्कुल रूप से आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन का क्लास आपको मिल रहा है। चलिए उपयोग के लिए है, यानी याद रखना है कि प्रथम नियम कहता है कि पुस्तक भंडारण के बजाय उसका सक्रिय रूप से उपयोग हो, ये बातें ध्यान में रखना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुस्तकालयों में पुस्तक का उपयोगकर्ता से दूर नहीं रखा जाना चाहिए, और यह पहले नियम या क्या है, तो याद रखना है पुस्तकालय सर्विस की नींव रखता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, रंगनाथन साहब ने यह देखा कि यदि उपयोगकर्ता की सामग्री तक पहुंच नहीं होगी तो वह सामग्री लगभग बेकार ही मानी जाएगी। बहुत अच्छा बुक आप मंगवा लिए और उपयोगकर्ता के पहुंच से उसे आप दूर रख दिए हैं, तो क्या होगा? तो वही रंगनाथन साहब ने कहा कि अगर उपयोगकर्ता उस सामग्री तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वह सामग्री लगभग बेकार ही माना जाएगा। यह बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल ये एप्लीकेशन का ही क्लास है। जो 9 बजे होना था वो 8 बजे हो रहा है और इसे डेमो के रूप में आपको दिया जा रहा है। ये 9 बजे का अर्जुना बैच का क्लास है, इसीलिए 9 बजे यूट्यूब पर ये एप्लीकेशन पर क्लास नहीं है। ठीक है ना। चलिए, उपयोग को जोर देकर डॉक्टर रंगनाथन साहब ने क्या कहा? याद रखना है, पुस्तकालय में स्थान, इनकी ऋण की नीति, खुले समय और स्टाफिंग की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है प्रथम नियम। उन्होंने पुस्तकालय के फर्नीचर, प्रकाश की व्यवस्था, तापमान नियंत्रण जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को भी महत्व दिया है पहले नियम में। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, रंगनाथन ने अपने लेख, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने लेख लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में इस नियम को तुच्छ सत्यवाद कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप बोलिएगा तो हम नंबर देंगे। किसको नंबर देना है? ठीक है, नंबर मांग रहे हैं तो पहले हम नंबर दे देते हैं, ना तो दीदी सब गुस्सा आ जाएगी। चलिए, 9525175737 ये हमारा नंबर है। आप
इस पर हमें मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में भी जोड़ लेंगे और कोई भी बातें हो मैसेज से बात कीजिए। आपको अगर लगेगा कि कॉल की जरूरत है तो हम कॉल कर लेंगे, आपको चिंता नहीं करना, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अगर लगेगा कि आपको कॉल करना है तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए। चलिए, रंगनाथन ने अपने लेख लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में इस नियम को क्या कहा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तुच्छ सत्यवाद हिंदी में याद करने से बढ़िया है ट्राइवियल ट्रूरिज्म, बिल्कुल ये टर्म आप रटिए, इसे फर्स्ट नियम में सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तुच्छ सत्यवाद की बातें किसमें कहा गया है, तो लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में कहा गया है, ये बातें ध्यान रखना है। तुच्छ सत्यवाद यानी ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, याद रखना है यह कथन होता है जो स्पष्ट रूप से सत्य होता है, वह कोई जानकारी नहीं देता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुच्छ सत्यवाद वह कथन होता है जो स्पष्ट रूप से सत्य है और कोई नई जानकारी नहीं देता है, कोई नई जानकारी नहीं देता। ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से आप इसे याद कर लीजिए, है ना, आपका कल्याण मस्तु, कल्याण होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए राजपूत संजीव जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जिंदगी को शांत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप हमारे एकदम अच्छे स्टूडेंट हैं और आप जल्दी से घबरा जाते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी घबराना नहीं है और आपको मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है, आपका जॉब निश्चित तौर पर होगा। आप बस पढ़ाई कीजिए और ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाइए। चलिए, पुस्तकालय विज्ञान में यह नियम बोले तो प्रथम नियम, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है, इसलिए इसे तुच्छ सत्य के रूप में देखा जाता है। देखिए कई जगह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुच्छ सत्य यानी ट्राइबल टूरिज्म की बात करें तो क्यों इसे फर्स्ट नियम को कहा जाता है, क्योंकि सार्वभौमिक रूप से इसे सही माना गया है, इसीलिए। इसी तरह भौतिक में जिस तरह से न्यूटन गति का प्रथम नियम है, उसी तरह से ध्यान रखना है यह एक तुच्छ सत्य है, ट्राइबल टूरिज्म है, क्योंकि यह भी सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट नियम को न्यूटन के प्रथम नियम से भी कंपैरिजन किया गया है और उसमें ये वर्ड आता है ट्राइबल टूरिज्म का, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसीलिए याद रखना है पुस्तक के उपयोग के लिए है, यह एक तुच्छ सत्य की बातें हैं, लेकिन साथ ही यह पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला बनती है और आपको अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सेकेंड लॉ की बातें करेंगे, यह है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, दूसरा नियम क्या कहता है। तो याद रखिए दूसरा नियम कहता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पुस्तक होती है, एवरी रीडर्स हिज और हर बुक, यानी दूसरे नंबर पर आपको हिज और हर की बातें आपको ध्यान में रखना है। हर पाठक के लिए पुस्तक, ये है हमारा सेकेंड लॉ। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, सेकेंड लॉ में आपको आज बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, देखिएगा। यानी इसका मतलब है विशेष संदर्भ में अगर हम दूसरे नियम को अच्छे से स्टडी करें तो देखिएगा, कह रहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों को संरक्षकों के लिए एक विस्तृत समूह सेवा करनी है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स में याद रखना है कि उन्हें एक वाइड रेंज में सभी को क्या करना है, सर्विस प्रदान करना है। और क्या कह रहा है यह कह रहा है कि जितने भी पाठक है उसके नीड को फुलफिल करने के लिए उनको बुक प्रदान करा दिया जाए। तो यही हमारा दूसरा रूल का सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। क्या कह रहा है, इसको और भी विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले जितने भी रीडर्स होते हैं उनके अनुरूप अगर साहित्य प्राप्त करना है
तो पूर्वाग्रह से बचना होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पूर्वाग्रह से बचना होगा। ये पूर्वाग्रह से बचना का मतलब क्या होता है कि आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि चलो अगर कोई लाइब्रेरी साइंस का बुक पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसे कोई एक बुक मिल जाए तो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। लेकिन ये बातें गलत है और इसी को पूर्वाग्रह कहेंगे। यानी लाइब्रेरियन के तौर पर आपको पूर्वाग्रह से क्या करना होगा, तो खुद को बचाना होगा। यानी आपको पाठक के जरूरत के हिसाब से उसका बुक उसको मिल जाना चाहिए। अब आप रिजिट हो गए कि नहीं, हमको लाइब्रेरी साइंस सिर्फ रास सर का ही पढ़ेंगे, जबकि हम आपको कह रहे हैं एज ए क्या लाइब्रेरियन की देखो बाबू, रास सर का बुक तो ये है, लेकिन इससे भी अच्छी पुस्तक हम आपको ये दे रहे हैं, ये पढ़ लो। नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो पाठक के लिए बुक उपलब्ध कराना ही सेकेंड नियम की सार्थकता होती है। यानी एवरी रीडर्स का जो भी नीड है, हिज और हर, यानी मेल और फीमेल जो भी है, उसके लिए उसको बुक दीजिए। चाहे वो कोई भी बुक डिमांड करता है, उसके नीड को फुलफिल करा देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है वो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा। यानी पूर्वाग्रह की बातें नहीं, यही बातें हम बार बार आपको समझाते हैं कि जैसे करंट अफेयर पढ़ना है। अब सपोज कर लीजिए कि प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना था और हम कोई दूसरा मैगजीन आपको दे रहे हैं, उसमें भी करंट अफेयर है, तो दूसरा मैगजीन नहीं देना है। आपको क्या करना है, उसके नीड के अकॉर्डिंग जो बुक है उसको उपलब्ध करा देते हैं, तो सेकेंड लॉ की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइब्रेरियन है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो यह इस नियम को वो उल्लंघन करता हुआ दिखेगा। यानी आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि पूर्वाग्रह से बचाव की बातें सेकेंड नियम से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह निर्णय नहीं लेना है कि विशिष्ट संस्करण क्या पढ़ना पसंद करते हैं, यानी संरक्षक क्या पढ़ना पसंद करते हैं, लाइब्रेरियन को यह निर्णय नहीं लेना है। सिंपल सी बातें हैं। यानी आपको किसी भी रीडर्स के नीड को सेटिस्फाइड करना है, ना कि उसके नीड को तोड़ मरोड़ कर उसके जरूरत को सुलझाने के बदले आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा ये तो पढ़ लो, ये भी वही है। नहीं, आप टीचर नहीं है, पुस्तकालय में आपको ये काम नहीं करना है। यानी उनके पसंद और नापसंद की बातें आपको नहीं सोचनी चाहिए। यह बातें अब स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हर कोई अलग है और हर किसी की क्या, तो अपनी अपनी पसंद होती है। पुस्तकों के बारे में सबका अपना अलग अलग पसंद होता है। ये सभी बातें किस में आएगा, तो ध्यान में रखना है यह सेकेंड नियम में आएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के प्रकाशन के बाद जब संभावित पाठकों के लिए हम लोग पाठकों के लिए एक विशिष्ट समूह बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को किस तरह का पाठक देखने के लिए मिलता है, यह भी बातें अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में आपको सोचना पड़ेगा। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो माइंड सेट कीजिए कि हर पुस्तक क्या हो, तो याद रखना है आपको क्या कह रहा है कि जितने भी रीडर्स हैं उसका अपना एक हिज और हर बुक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तरह के हमारे पाठक हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध होना चाहिए। ये बातें सेकेंड लॉ को सपोर्ट करता है। जैसे कि शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, कारीगर वर्ग है, नव साक्षर वयस्क है, बौद्धिक रूप से विकलांग लोग हैं,
कामकाजी वर्ग के व्यक्ति हैं, ये सभी रीडर्स के प्रकार होते हैं, विशिष्ट रुचि वाले व्यक्ति हैं। इन सभी को नजर में रखते हुए आप पुस्तक का कलेक्शन करेंगे तो हमारा यह दूसरे नियम के अनुप्रयोग के माध्यम से ही सेवा इसे दे पाएंगे। ठीक है ना, आप देख लीजिए, ये सभी आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारे पाठक है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको पुस्तक उपलब्ध कराना है, इनको सेवा दे देना ही हमारा सेकंड नियम को वो सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। यह सिद्धांत केवल पुस्तकों को पाठक तक पहुंचाने की बात नहीं, बल्कि इसके माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है। क्या क्या स्पष्ट होता है? तो पुस्तकालय सेवा केंद्र पाठक होता है, ना कि केवल पुस्तक। तो ये बातें एकदम उलझाने वाली है, और ये लाइन जो है ना प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहता है, ध्यान रखना है। पुस्तकालय सेवा यानी आपको अगर लाइब्रेरी सर्विसेज की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, यहां पर केंद्र पाठक होता है, यानी सब कुछ क्या है? पाठक है। यानी जिस तरह से अगर हम लोग कॉमर्स में चले जाएंगे, यानी किसी भी व्यापार में जाएंगे, तो ग्राहक ही सर्वोपरि होता है, उसी तरह से लाइब्रेरी में पाठक ही सर्वोपरि होता है, ना कि केवल पुस्तक। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। सभी आयु के लोग, सभी वर्ग, सभी भाषाएं, संस्कृति या फिर किसी भी पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सबकी जरूरतें भिन्न भिन्न होती है, और किसी एक प्रकार की सामग्री सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। बोलिए, यही बातें हम अभी स्पष्ट रूप से समझा रहे थे कि देखिए अलग अलग वर्ग, समुदाय, पृष्ठभूमि से लोग आए हैं, और इसकी नीड्स जो है वह अलग अलग है, और हम लोग अगर एक ही प्रकार की सामग्री सबके साथ साझा करेंगे तो ध्यान में रखना है कि यह उपयोगी नहीं होगा सभी के लिए। इसीलिए यहां पर भी दूसरे नियम को फुल्ली सपोर्ट मिल रहा है इस तथ्यों से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बातों पर भी आप ध्यान देंगे। देखिए, पुस्तकालय का संग्रह इतना विविध होना चाहिए, बिल्कुल पुस्तकालय का ये जो क्या करते हैं, पुस्तकालय का हम लोग संग्रह करते हैं। पुस्तकालय में संग्रह करना मतलब बुक का क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं, यहां पर एक्विजिशन करते हैं। ये सभी बातें हम पढ़ा चुके हैं आपको। बहु विविध होना चाहिए, वह सभी प्रकार के पाठकों के आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। पाठकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे पुस्तकालय का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। इसे पाठक शिक्षा कहते हैं, यानी यूजर एजुकेशन की बातें नोट कीजिए। कितना स्टार लगाइएगा आप लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम बात करते हैं पाठक यूजर की, यानी पाठक शिक्षा की, यानी यूजर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो याद रखना है यह सेकेंड लॉ के अंतर्गत आएगा। ये बातें ध्यान में रखना है। यही नहीं, आप सूचना की समान पहुंच यानी इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को भी सेकेंड लॉ बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। और इस रूल को समर्थन देने के लिए कुछ टर्म आते हैं जहां पर हम लोग जानते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है। पहला तो यही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या कर्तव्य है, और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या, तो लाइब्रेरी के स्टाफ्स का क्या कर्तव्य है। यानी ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना होगा। तो देखिएगा, राज्य सरकार का इसके प्रयास के लिए राज्य सरकार का क्या प्रयास होना चाहिए, तो ध्यान रखना है राज्य का यह दायित्व होता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाए और इसे लागू करे, ताकि देश में हर नागरिक तक पुस्तकालय की सेवा का उपलब्धता हो सके। यानी राज्य सरकार क्या करेगा, तो सार्वजनिक पुस्तकालय को बढ़ावा देगा। इसके लिए राज्य सरकार एक अधिनियम बनाए जिसके तहत इसे लागू करने पर सभी नागरिकों को पुस्तकालय की सेवा पहुंच सके। पहली बात है।
राज्य सरकार का दूसरा कर्तव्य देखिए, राज्य को पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और वे बेहतर संग्रह और सेवा देने लायक हो, तब ये संभव होगा जब राज्य सरकार इसे वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तीसरा कर्तव्य, सरकार को सूचना साक्षरता और पुस्तकालय उपयोग की आदत को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी पुस्तकालय सेवा सुलभ होनी चाहिए। राज्य दिव्यांगों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए एक अनुकूल सामग्री और तकनीकी, जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल रीडर्स यहां पर कहेंगे, उनके लिए राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि उन्हें वैसे इक्विपमेंट यानी अनुकूल सामग्री प्रदान करे, जैसे कि ब्रेल लिपि की बातें हो जाए, है ना। दिव्यांग बच्चे हैं तो लाइब्रेरी में आपको व्हील चेयर होना चाहिए, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, तो इत्यादि इत्यादि सारी व्यवस्थाएं किसको करना चाहिए, तो ध्यान रखना है ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है और ये दूसरे नियम को सपोर्ट करता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। समझ में रहा है, अनुदान देकर पुस्तकालय उपकर लगाकर वित्त प्रदान करना रंगनाथन साहब की यह पहली पसंद होती है और ये राज्य सरकार को ये दायित्व उठाना चाहिए कि आप एक अनुदान राशि प्रदान करें लाइब्रेरी में और पुस्तकालय उपकर लगाइए और वित्त प्रदान कीजिए। यह दूसरे नियम में राज्य सरकार का कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या कर्तव्य है, तो पुस्तकालय प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुस्तकालय का संग्रह उपयोगकर्ता के वास्तविक जरूरत को पूरा करता हो। दूसरी बात है, आप क्या है तो याद रखना है, लाइब्रेरी अथॉरिटी क्या करेगा, तो पुस्तकों का वो संग्रह करेगा, सर्कुलेशन करेगा, उपलब्धता उसे प्रदान करेगा पाठक को। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, तो संग्रह को उपयोगकर्ता के वास्तविक जरूरत के अनुसार बनाना चाहिए, उन्हें नियमित रूप से सर्वेक्षण करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, क्या कि उपयोगकर्ता की रुचि और उसकी जरूरत क्या है, इसकी समीक्षा करना प्राधिकरण का उद्देश्य नहीं बल्कि उनका मूल कर्तव्य होना चाहिए और यह हमारे दूसरे नियम को सपोर्ट करता है। तीसरी बात है, पुस्तकालय में प्रशिक्षित और संवेदनशील स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है ताकि पाठकों को ठीक से वो सहायता प्रदान कर सके। तीसरी बात है, पुस्तकालय को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों जैसे ओपेक, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट एक्सेस इत्यादि भी सुलभ रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और प्राधिकरण को यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय का वातावरण अनुकूल हो, वहां पर समावेशी इन्वायरमेंट हो और सबसे जरूरी बातें हैं कि वहां पर सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने वाला होना चाहिए। यानी आपको पुस्तकालय प्राधिकरण कैसा होना चाहिए, यह बातें भी पुस्तकालय के कर्तव्य में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब चलिए उसके बाद हम लोग प्राधिकरण की बातें कर लिए, उसके साथ ही आपको वहां के कर्मियों का भी कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टाफ्स का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हर पाठक के साथ सम्मान पूर्ण व्यवहार करे और उसकी जो भी जरूरतें होती है उनको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें प्रत्येक उपयोगकर्ता के विशिष्ट जरूरतों को समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। स्टाफ ऐसा हो कि उनके जरूरत को तवज्जो देते हुए क्या करे, उसको सपोर्ट करे, ऐसा स्टाफ होना चाहिए। ठीक है ना। और ये सभी बातें प्रथम नियम को भी संदर्भित करता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग ये टर्म जानेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इस पर हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। स्टाफ को चाहिए कि वह एक मार्गदर्शन करे और पाठक अपनी आवश्यक सामग्री को आसानी से प्राप्त कर सके। अब ये बातें हमारे फर्स्ट लॉ को भी सपोर्ट करता है। यानी बहुत सारे टर्म आपको ऐसे देखने को मिलेंगे
जो कि प्रथम नियम को भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको वो सपोर्ट करेगा। लेकिन मूल रूप से जो हमने कल समझाया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए आप पहले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, स्टाफ को नवीनतम सूचना साधनों और प्रौद्योगिकियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे डिजिटल और पारंपरिक दोनों प्रकार के जो भी जानकारी हो वो उपयोगकर्ता को वो प्रदान करा सके। ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब यहां पर मूल रूप से पाठक का भी कुछ अपना कर्तव्य होता है। नहीं सिर्फ क्या आप प्राधिकरण को डांटेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे स्टाफ को, क्या राज्य सरकार पर दोष देंगे? नहीं। अब मूल रूप से आप अगर पाठक हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है। वो क्या कर्तव्य है आप समझ सकते हैं। पाठक का कर्तव्य है कि पुस्तकालय की सेवाएं और संसाधनों का सदुपयोग करें। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप उसका सदुपयोग कीजिए। दूसरी बात है कि वह पुस्तकालय के हर एक नियम को क्या करे, तो अच्छे से पालन करे और दूसरे को परेशान ना करे। पाठक को अपनी जानकारी की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। ये नहीं कि हम पाठक हैं, हाँ हाँ हमरा किताब निकालिए। बोले कौन किताब? कल बोले थे ना रोज हम आते हैं पढ़ने, आज बताएंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठक को पेशेंस के साथ आपको स्टाफ्स को अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि वो आपका मदद कर सके। यही नहीं, प्राधिकरण कोई पुस्तक अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आपको हंगामा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आपको लाइब्रेरियन का, स्टाफ्स का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। वह पुस्तकालय की सामग्री को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद पहुंचाएगा। पाठक को नियमित रूप से पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए और नवीनतम संसाधनों और तकनीकियों से उन्हें परिचित रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नियम में हम लोग क्या देखे, तो 3-4 प्रकार के कर्तव्य देखे, कुल मिलाकर 4 प्रकार का कर्तव्य देखे। क्या क्या देखे? तो पहला था हमारा, क्या बोलिएगा? पहला था राज्य सरकार का, कमेंट करिएगा। पहला क्या था दूसरे नियम में? तो राज्य सरकार का क्या दायित्व है। दूसरे नंबर में प्राधिकरण का क्या दायित्व है। तीसरे नंबर में स्टाफ को क्या करना चाहिए, और चौथे नंबर में पाठक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी बातों से मिलकर बना है हमारा दूसरा नियम, जो कहता है कि रीडर्स का अपना बुक होता है ना। एवरी रीडर्स हिज और हर बुक्स। आपके पास, आप पाठक हैं, आपके पास बुक है अगर लाइब्रेरियन के लिए, तो किस तरह से आपके पास आता है। इन सभी चैन को हम लोग देखते हैं किसके में, तो सेकंड लॉ। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नियम की बात करेंगे। तो तीसरा नियम, पुस्तक का अपना पाठक होता है। हर पुस्तक का अपना एक पाठक होता है। आपको किसी विशेष राइटर के पुस्तक को पढ़ना अच्छा लगता है नहीं? हाँ, जैसे कि हम लोग कुछ नॉवेल्स होते हैं जो हम लोगों को उनकी शैली बहुत ही पसंद आती है ना, और हम लोग उसे बहुत ही मजे से पढ़ते हैं। उसी पैटर्न पर कोई दूसरी बुकें हमें पसंद नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, तीसरा नियम यही कहता है कि पुस्तक का अपना एक पाठक होता है। एवरी बुक्स इट्स रीडर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम यह कहता है कि हर पुस्तक को उसका अगर पाठक निर्धारित हो जाता है, इसमें पुस्तक पर जोर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है क्या, तो ध्यान रखना है कि तीसरे नियम में पुस्तक पर जोर दिया गया है। क्या जोर दिया गया है, तो ध्यान रखना है कि हर पुस्तक को उसका पाठक निर्धारित करता है। क्या है इसमें और विशेष देखिए, यह नियम चाहता है कि पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक, जितनी भी पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं हो कि उसे कोई पढ़ने वाला ना हो। याद रखिएगा, प्रत्येक पुस्तक के लिए अगर उसका पाठक मिल जाता है तो तीसरा नियम सेटिस्फाइड होता है, जहां पर कहता है कि पुस्तकालय का ईच एंड एवरी पुस्तक पढ़ने लायक है, और उसको अगर पढ़ने वाला मिल जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए। बोले तो तीसरा नियम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुस्तक को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाता है,
तो तीसरे नियम को यह बिल्कुल सपोर्ट करता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यह सिद्धांत दूसरे नियम से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है, तो एक तो है कि पाठक को उसका बुक मिल जाए, और इसके जस्ट रिवर्स में हम लोग ऐसे करते हैं क्या, कि हर बुक को उसका पाठक मिल जाए। यानी दूसरे नियम को तीसरे नियम से और तीसरे नियम को दूसरे नियम से हम लोग को रिलेट करते हैं। एक कहता है हमें बुक मिल जाए, दूसरा कहता है हमें पाठक मिल जाए। एक दूसरे के लिए बेचैन चिड़िया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अगर तुम पे मरते हैं तो तुम भी हम पे मरो। दूसरा और तीसरा नियम इसी पर निर्धारित करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, शाहरुख खान के जैसा एक तरफा प्यार ना हो, है ना, ऐसा ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक नियम दूसरा नियम कहता है कि हमारा एक बुक हो, और ये कहता है हमारा एक पाठक मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। यानी यह सिद्धांत दूसरे नियम के करीब से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पुस्तक पर ही केंद्रित करता है, और यह सुझाव देता है कि लाइब्रेरी में प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक मिल जाए। तो प्रत्येक पुस्तक को अगर पाठक मिल जाता है तो तीसरा नियम है, और प्रत्येक पाठक को अगर पुस्तक मिल जाता है तो दूसरा नियम है। बताइएगा योर ऑनर, आपको समझ में आया या नहीं। याद रखना है, बस दो ही बातें आपको स्पष्ट रूप से समझा देगा तीसरा और दूसरा नियम। पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम क्या कहते हैं, हर पुस्तक को अपना पाठक होता है, यानी उसको मिल जाए। इसका अर्थ यह है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में एक स्थान है, भले ही वह एक छोटा सा जनसंख्यांकी का समूह ही क्यों न हो, लेकिन उसे पढ़ना चाहने वाला होना चाहिए। यानी आपको याद रखना है कि हर बुक का एक ठो भी यूजर हो, यह बुक चाहता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि हर बुक का उसका पाठक मिल जाए, तीसरे नियम को संदर्भित करता है। तीसरे कानून की मांग के सफल कार्यान्वयन में याद रखना है, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय को अपनाना आवश्यक है। इस संबंध में जिन जिन कारकों पर ध्यान रखा जाना चाहिए उनकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हर पुस्तक का अपना पाठक होगा, इसको कैसे हम लोग सार्थक कर पाएंगे, कैसे करेंगे सार्थक, तो ध्यान रखना है, उसके लिए सबसे अत्यधिक रूप से क्या करना पड़ेगा, आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा, और जो व्यवहारिक उपाय है, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उसे लागू करना चाहिए। इसमें आपको हमने जो पहले नियम में बहुत बातें बताया वो सभी यहां पर भी लागू होगा। ओपन एक्सेस की बातें हमने आपको समझा दिया, बोलिए समझाया कि नहीं। बुक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, बुक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा, बुक का सिलेक्शन पाठक के जरूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है आप खरीद के रख दीजिएगा, नहीं। पाठक का सर्वे होना चाहिए, पाठक के नीड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग बुक का सिलेक्शन होना चाहिए। सेफ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। सेफ अरेंजमेंट में सबसे पहले तो इसकी हाइट क्या होगी, आप जल्दी से बताइए कि स्टैंडर्ड सेफ का हाइट क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, सेफ का अरेंजमेंट भी मायने रखता है, जहां पर इजी एक्सेस यानी ओपन एक्सेस की बातें सार्थक रूप से हो पाए। याद रखना, आसान पहुंच यानी ईज टू एक्सेस, यानी लाइब्रेरी में किस तरह से हम लोग हर पुस्तक तक पहुंच सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कैटलॉगिंग इसके लिए जरूरी है, रेफरेंस सर्विसेज जरूरी है। आप इन सभी टर्म को अच्छे से देख सकते हैं एकलव्या बैच में, जहां पर आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पर क्लास कराया जा रहा है, और लगभग 30 टॉपिक को अभी तक हम पढ़ा चुके हैं।
तो याद रखिएगा ये सभी टॉपिक आप जरूर देख लीजिए। पब्लिसिटी जरूरी है, उसके विस्तार के लिए भी प्रयास करना चाहिए, यानी एक्सटेंशन सर्विसेज भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इन सभी टर्म को आप अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो टॉपिक वाइज हमने पढ़ा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, कुल मिलाकर 130-31 वीडियोस उस प्लेलिस्ट में अब अवेलेबल हो चुका है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लगभग 130-31 वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वही उत्साह और एनर्जी से पढ़ाए हैं जितना कि अभी आप देख रहे हैं, इससे भी बेहतर है, ये सोचिए। तो अब हम लोग बात करेंगे चौथे नियम की। तो याद रखना है, पाठक का समय बचाने वाला हो। इसमें हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे कौन कौन सी टेक्निक हैं। तो दुनिया में जितनी भी पुस्तकालय में सुविधाएं होती है ना, वो सभी सुविधाएं, चाहे वो ओपन एक्सेस की सुविधाएं हो, स्थान यानी इंपॉर्टेंट ऑफ लोकेशन की बात हो, जिस पर हमने बात किया था कि लाइब्रेरी जो है शहर के बीचों बीच होना चाहिए, कितने दूरी पर होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, इस लोकेशन की बात करेंगे। कैसे? तो वो सभी स्टेप्स जो कि पाठक का समय बचाएगा, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है ओपन एक्सेस का सिस्टम, यानी पाठक स्वयं जाकर सेल्फ से अपना पुस्तक चुन पाएगा, जिससे कि समय बच जाएगा। अब हम लाइब्रेरियन के चक्कर में हैं, है ना, लाइब्रेरियन बोला स्टाफ है पुस्तक निकाल को दे दो, अब पुस्तक रटा रहा है, हाँ बैठो 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 2 मिनट बैठो, और दादी का क्या हाल चाल है? नहीं, तुम तो कल नहीं आए थे पढ़ने के लिए, कहाँ बीमार थी क्या? बस स्टाफ ऐसा ही करने लगा तो क्या हो गया? ध्यान रखना है कि वो सभी बातें हो जो कि आपका समय बचाता है। स्थान का बहुत ही महत्व है। पुस्तकालय में वो पुस्तक वैसे जगह पर होना चाहिए जहां पर आप आज गए थे तो यहां लाइब्रेरी का बुक मिला, है ना, कल गए तो मौसी के यहां उधर पड़ल था कोना में, मौसी पर के उधर रख दी थी, तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा, खोजने के बाद समझ में आएगा उधर पड़ा हुआ है। तो याद रखना, स्टाफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कि वो उसे फिर उसी जगह पुनः स्थापित करे। लेकिन आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कर्तव्य था कि आप पढ़ के रखे और वहीं से पे रखे उसको जाकर जहां पर कि वो पहले से रखा हुआ था। तो याद रखना है, उससे समय बचेगा। स्थान का बहुत ही महत्व है। उसके साथ ही वर्गीकरण और कैटलॉगिंग जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और हमने आपको पढ़ा दिया है। तो इन सभी सिस्टम पर भी लाइब्रेरी का काम हो तो समय का बचाव होता है। यही नहीं, आपको इसके लिए डीडीसी यानी ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन आया है, जिसको हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसके लिए कैटलॉगिंग की सुविधाएं हैं, इस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया है, इसीलिए यहां पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। शेप का अरेंजमेंट और उसके लिए एक गाइड होना जरूरी है। संदर्भ सेवा यानी उपयोगकर्ता के जिज्ञासा को तुरंत ही हल करने के लिए एक अनुभवी लाइब्रेरियन के द्वारा सेवा प्रदान किया जाए, जिसमें हम लोग रेफरेंस सर्विसेज को देखते हैं, ठीक है ना। प्रलेखन सेवाएं यानी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज जो क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये किसमें क्या? तो जो भी नवीनतम जानकारी होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसके त्वरित उपलब्धता के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है, इससे लाइब्रेरी का समय बचता है। प्रचार और सूचना साक्षरता यानी पब्लिसिटी के साथ साथ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जिससे कि पाठकों को यह सिखाया जाता है कि पुस्तकालय से अधिकतम जानकारी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बातें पाठक का समय बचाएगा। और कैसा होना चाहिए? तो सहयोगी स्टाफ होना चाहिए, यानी उसे प्रशिक्षण दिया गया हो और सहायता करने वाला स्टाफ हो, जिससे कि आपका समय का बचाव हो। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। समय को बचाने वाली बातें इंपॉर्टेंट है और आपको यह आराम से समझ में आ जाता है, कोई भी विशेष बातें नहीं है। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी तरह से प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद इस 5 लॉज पर 70 एमसीक्यूज को तैयार कर लिए हैं, और आपको उस
तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए आप आज ये पांचों नींद के फिफ्थ लॉज भी आज पढ़ा देंगे हम, और किस तरह का क्वेश्चन बनता है उससे ही समझ में आ जाएगा बाकी जो भी कमी रह गया इस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। चलिएगा, यानी आपको ध्यान में रखना है कि फिफ्थ लॉ कहता है कि लाइब्रेरी क्या है, इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, एक बढ़ता हुआ जीव है। यानी लाइब्रेरी का विकास से संबंधित है। लाइब्रेरी का स्पेस ऐसा यानी प्लेस ऐसा होना चाहिए कि उसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो लाइब्रेरी में 10 रूम और बन जाए, अगर ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो 2 मंजिल के बाद 4 मंजिल और बन जाए, है ना। इस तरह का उसके लिए क्या हो तो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हो। अगर पाठकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह भी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का ही उदाहरण हो गया। पुस्तकों का नया आना, नवीनतम जानकारी का कलेक्शन, ये क्या कहलाता है तो यह भी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने बुक को हटाकर नए बुक को लाना लाइब्रेरी में किस लॉ को सपोर्ट करता है, तो बोलिएगा तो आप कहेंगे कि यह तो 5 लॉज है। क्यों? क्योंकि नए बुक को लाए हैं, इसका मतलब कुछ तो विकास हुआ है। तो विकास होना बोले तो जीव का क्या हो तो वह पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, यानी वो ग्रो कर रहा है हमारा संगठन। एस.आर. रंगनाथन साहब के अनुसार पुस्तकालय किसी जीव की तरह होता है जो निरंतर विकसित और परिवर्तित होता रहता है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान है और बदलते समाज और सूचना पर्यावरण के साथ साथ उसमें बढ़ते रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए उसे ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। यह नियम बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक विस्तार जैसे कि कर्मचारी, उसके संग्रह, उसकी सर्विसेज इत्यादि को बढ़ावा देता है, उस पर ही वो बल देता है ना। बाहरी वातावरण से ज्यादा जरूरी है कि उसका संगठन कैसा है, उसकी संरचनाएं कैसी है, उसका व्यवस्था कैसा है, उसका प्राधिकरण का व्यवहार कैसा है, स्टाफ्स कैसे हैं, कलेक्शन कैसा है ना, ये लोकेशन कैसा है, ये सभी बातें यहां पर 5वें नियम को सपोर्ट करता है। पुस्तकालय को अपने भवन, सेटिंग, कैटलॉग और उपयोग क्षेत्र का समय के साथ विस्तार करने हेतु उसके पास उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी 5 लॉज में आपको 5th लॉ ऐसा हो कि उसका विकास हो चुके ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नए पुस्तकालयों के विकास के लिए कौन कौन सी पहलुओं पर हम लोग गौर करेंगे तो हमने आपको अभी लिटरली समझाया, इसको हम लोग लिख कर भी देख लेते हैं। तो संतुलित रूप से उसका वृद्धि होना चाहिए, यानी संग्रह को सभी विषयों में समान रूप से उसकी बढ़ावा होना चाहिए। चयन पाठकों के बदलती रुचि और उसकी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। यह नहीं कि चयन पुस्तक का कर रहे हैं और पॉपुलर पुस्तक खरीद के आप अपना लाइब्रेरी भर लिए, उसका कोई पाठक ही नहीं है ना। अभी देखिए, अगर अभी हम लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस जीविका की किताबें, क्लर्क के लिए किताबें, बीपीएससी टीआरई का पुस्तक दे देंगे तो ये रेलिवेंट कलेक्शन हुआ, ये विकास अच्छा हुआ। तो ध्यान रखना है, चयन पाठकों की बदलती रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, और ऐसा विकास ही 5वें नियम को वो सपोर्ट करता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। पुरानी पुस्तकों की छटनी और संरक्षण, यह दोनों जरूरी है। रीडिंग के साथ साथ प्रिजर्वेशन भी जरूरी है। अनुपयोगी और अप्रचलित पुस्तकें यानी किताबों को समय समय पर हटाना चाहिए। दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकों को विशेष रूप से संरक्षित करना चाहिए। उपयुक्त वर्गीकरण की योजना भी होना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन स्कीम बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली का चुनाव कीजिए जो भविष्य के ज्ञान विस्तार को समायोजित करे, जैसे कि इसके लिए बना है डीडीसी, यूडीसीआई इत्यादि बहुत सारे टर्म हमने आपको पढ़ाया है। कैटलॉगिंग की सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ऐसा कोड अपनाए जो नए दस्तावेज के हर एक प्रकार को सहजता से प्रविष्ट करा दे, जैसे कि सीसीसी, एएसीआर, आरडीएआई इत्यादि। ये सभी कैटलॉगिंग की सुविधा है जिससे कि लाइब्रेरी का विकास होता है।
और ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म वाला ये फिफ्थ रूल भी सेटिस्फाई। आधुनिकीकरण के साथ साथ यानी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इसमें अधिग्रहण, सूचीकरण, परिसंचरण इत्यादि जैसे संदर्भ सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करते हैं यानी कंप्यूटराइज करते हैं। इसी के तहत डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज यानी ई संसाधन जैसी तकनीकी को भी अपनाया जाता है। ये बातें भी ध्यान में रखना है। स्टाफ की वृद्धि और प्रशिक्षण भी बहुत ही जरूरी है। आकार बढ़ने के लिए नए कर्मियों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास पर हमें विशेष बल देना चाहिए। भवन का ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि आप उसे निर्माण में क्षैतिज रूप से या फिर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्तार कर सकें। क्षैतिज मतलब इस तरह से बढ़ा सकते हैं और मंजिल बढ़ा सकते हैं। यह दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि भवन का डिजाइन पर्याप्त अध्ययन का क्षेत्र होना चाहिए, लचीली सेफ व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। यह बातें भी आपको ध्यान में रखना है। यही नहीं, सुरक्षा के भी मानक उपाय होनी चाहिए। उपयोगकर्ता की संख्या बढ़ने पर सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। एक द्वार प्रवेश निकास, ग्रिल, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि का भी प्रयोग करके उसमें सुरक्षा का प्रबंध भी करना चाहिए और इन सभी को लगाना हमारे 5वें नियम को सपोर्ट करता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने यह नियम बनाया और यह कहता है कि पुस्तकालय एक जीव की तरह होता है जो कि समय के साथ बढ़ता है और बदलता है। यदि वह स्वयं के समय के अनुसार अनुकूलित नहीं करेगा तो वह इररिलेवेंट कहलाएगा यानी प्रासंगिक हो जाए, अप्रासंगिक हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, बच्चे के विकास की तरह पुस्तकालय का भी विकास होता है। एक नया जिला पुस्तकालय अगर बन रहा है तो याद रखना है जिस तरह से बच्चे का विकास होता है पुस्तकालय का भी विकास उसी क्रम में होता है। जिस तरह बच्चा धीरे धीरे चलना और बोलना सीखता है उसी तरह से नया पुस्तकालय धीरे धीरे अपनी सेवा, अपने स्टाफ और संग्रह को विकसित करता है। यही नहीं, संतुलित आहार जिस तरह से जरूरत होती है बच्चों के विकास के लिए उसी तरह से हर विषय में संतुलित संग्रह इसके विकास के लिए जरूरी होता है। सामाजिकता सीखता है अगर बच्चे बड़े होने पर तो पाठक की सेवाओं का विस्तार इस सामाजिकता से कंपेयर किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिकता का विकास चाइल्ड में है, इसके लिए 5वें नियम में पाठक सेवा में विस्तार करना यह इसे सपोर्ट करता है। देखभाल और मार्गदर्शन की आवश्यकता जिस तरह से बच्चों के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा कि पुस्तकालय को उचित प्रबंधन और प्रशिक्षण, उसकी बजट इत्यादि की आवश्यकता होती है। यह बच्चों के विकास के लिए साथ जैसा ही यह पुस्तकालय का भी विकास संदर्भित करता है। लग रहा है कि इतिहास पढ़ा रहे हैं, यह बिल्कुल इतिहास के जैसा ही है और इसमें हम लोग 5 नियम में जितने भी बातें कही गई है वो सभी हम लोग देखते हैं। आपको अगर यूनिट वाइज संपूर्ण स्टडी करना है तो आपको हर एक पहलू पर अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। सिर्फ आप वैसे कंटेंट ना पढ़ें, ठीक है ना, आप सिर्फ वैसे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ABCD में टिक लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हम व्यूज के लिए आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे तो नहीं होगा ना। हमारा ये दायित्व बनता है एज ए टीचर कि हम आपका संपूर्ण सिलेबस, चाहे वो मजेदार हो, हार्ड हो, इजी हो, हर टॉपिक को बारीकी से समझाएंगे और समझाते हुए कुल मिलाकर 17 चैप्टर खत्म करेंगे और आज हमारा 3रा चैप्टर समाप्त होता है और कुल मिलाकर 17 चैप्टर है। यूनिट 1 आज समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। यूनिट 1 में 3 चैप्टर थे यानी तीनों चैप्टर आज समाप्त हुआ। कल जो हम लोग प्रारंभ करेंगे वो हमारा यूनिट 2 का क्लास होगा अर्जुना बैच में, जो कि हमारा पेड बैच है। और
आपको इसका ऑब्जेक्टिव 8 बजे मिलेगा एकलव्य बैच में, इसीलिए आपको कल 2 क्लास मिलेगा, आज इतना ही रहने देंगे।